डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब भी किसी खास जगह पर हमें कुछ अजीब नियम सुनने को मिलते हैं, हमें एहसास होता है ये नियम क्यों बनाए गए हैं। अरे ऐसे बेहुदे नियम कोई क्यों बनाएगा। फिर धीरे धीरे हमें लगता है अगर हम उन नियमों को तोड़ भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। बिना तर्क के बनाए गए वो नियम किसी की समझ में नहीं आते और हर किसी का मन उसे तोड़ने में करता है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, कभी कभी नियम इसलिए नहीं बनाए जाते कि काम सही से चल पाए, बल्कि वो नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये बात मैं समझ पाया हूं और आपको भी ये बात समझाना चाहता हूं। जब आपको कुछ अजीब नियम सुनने को मिले, सवाल मत पूछिएगा, चुपचाप उन नियमों का पालन कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोशुआ है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूं। यहाँ की एक स्टेट मिनीसोटा के एक शहर में मुझे नौकरी मिल चुकी थी और ऐसी ही नौकरी की मुझे कब से तलाश थी। पहले भी कई नौकरी कर चुका था मैं, लेकिन इस बार सबसे अच्छी नौकरी मिली। आप ही बताइए, 4 से 5 घंटे की नौकरी और पिछली नौकरी से 3 गुना ज्यादा सैलरी, कौन नहीं चाहेगा। इससे जिंदगी सफल हो जाती है। 4 से 5 घंटे काम करने के बाद बाकी का बचा हुआ समय आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं। और मैंने भी अपनी जिंदगी को खुलकर जीना शुरू कर दिया था। जमा पूंजी तो मेरे पास पहले से थी, लेकिन अब ज्यादा डॉलर बचने लगे और मुझे लगा अब घर खरीद ही लेना चाहिए। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। अब इसी शहर में मुझे बसना होगा। लेकिन मैं घर शहर के अंदर नहीं लेना चाहता था, शहर से बाहर लेना चाहता था। और इसका कारण था कि मैं एक कस्बे में पला बड़ा। शहर मुझे पहले से ही अच्छा नहीं लगा करता था। शहर के लोग भीड़ में कैसे रहते हैं, ये सवाल हर किसी से पूछा करता था, क्योंकि मैं तो एक कस्बे में पला बड़ा। वहां भीड़ नहीं होती, वहां खालीपन का एहसास होता है। पेड़ों के साथ आपको ऐसा लगता है जिंदगी यही है जिसमें सोचने का समय मिलता है। शहर में तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। तेजी इतनी ज्यादा कि दिमाग चलाने का मौका ही नहीं मिलता और आप कब भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जब आप भीड़ से निकलते हैं तब तक बुढ़ापा आ चुका होता है। लेकिन मैं बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी को पहले ही जीना चाहता था। तो मैंने सोचा अब इस शहर में कोई घर खरीदता हूं, लेकिन घर थोड़ा सस्ता ही खरीदूंगा। अगर कुछ डॉलर बचते हैं तो क्या ही बुरी बात है। घर ढूंढने शुरू कर दिए मैंने, लेकिन शहर में घर बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे थे और मैं पूरी जमा पूंजी लगाना नहीं चाहता था। लोन लेना तो छोड़ ही दीजिए, कर्ज मुझे नापसंद है। मैं कर्ज में डूबना नहीं चाहता। देखा है लोगों को मैंने, जब उनकी नौकरी चली जाती है वो कर्ज में ऐसे डूबते हैं कि होमलेस बनना पड़ जाता है। मैं ऐसी गहराई में जाना नहीं चाहता था। ढूंढने लगा शहर में कोई सस्ता घर मिल जाए, लेकिन शहर के जितने घर थे सब महंगे। तो मैंने शहर से बाहर घर देखने शुरू कर दिए। इंटरनेट पर सर्च करने में ज्यादा परेशानी नहीं थी, तो मैं ढूंढता गया और एक घर पर मेरी नजर टिक गई। ये कैसे हो सकता है, किसी ने मजाक तो नहीं किया है। ऑनलाइन बोली चल रही थी और ये बोली चल रही थी एक बड़े घर पर, शहर से बाहर, सड़क के बिल्कुल किनारे पर जंगली इलाके में एक बहुत बड़ा घर है जिसकी कीमत होगी $6 लाख के करीब। लेकिन बोली टिकी हुई थी $60,000 पर। इतना ज्यादा फर्क। अरे कोशिश करके देखता हूं, घर तो अच्छा ही लग रहा है। मैंने चेक किया, 60,000 की बोली लगाने वाला भी अपनी बोली हटा चुका था। मैंने भी $60,000 की बोली लगा दी। चलो $60,000 क्या ही है, अगर घर छोटा भी हुआ ठीक ही है, रहने दूंगा। लेकिन वैसे भी मैं शहर से बाहर रहना चाहता था। अगर मेरी किस्मत तेज हुई
तो ये घर मेरे नाम ही होगा। लेकिन शाम को मैं सोचने लगा, $60,000, मुझे नहीं लगता $60,000 में वो घर मिल सकता है। इतना बड़ा घर था, पीछे इतनी बड़ी जमीन थी, हजारों लोग होंगे, 60,000 से $1,00,000 तक पहुंच जाएगी कीमत, फिर $6,00,000 कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। एक बार चेक करता हूं। वैसे भी बोली इस समय खत्म हो जानी चाहिए थी। अपनी किस्मत पर भरोसा था मुझे, लेकिन किस्मत इतनी भी तेज नहीं होती। जब मैंने उस वेबसाइट को खोला, मेरी बोली का चुनाव हो चुका था और मुझे पता लगा किसी और ने बोली लगाई ही नहीं। अरे वाह, $60,000 में इतना बड़ा घर, ये तो बहुत कम कीमत है। मजा ही आ गया। इसके बाद मैं उस घर के ओनर से मिलना चाहता था। मैंने उससे फोन पर बात की और उसने कहा, मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में पेपर भिजवा दिए हैं, तुम रकम को ट्रांसफर कर दो और वहां से अपने नाम घर करवा लो। मैंने कहा, ऐसे मैं रकम ट्रांसफर नहीं कर सकता, रजिस्ट्री ऑफिस से ही करूंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, जानता हूं तुम्हें थोड़ा डर होगा। रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचकर जब मेरे सामने सारे पेपर्स थे, मुझे बहुत खुशी हुई। ये कोई स्कैम नहीं है, ये तो सब कुछ सही है। रजिस्ट्री ऑफिस में कई अफसर थे जो मुझे कह रहे थे, तुम पागल हो, इस घर को खरीद रहे हो। मैंने कहा, जी इसमें पागलपन की क्या बात है, घर सस्ते में मिल गया, कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ इलीगल तो नहीं। उसने कहा, कुछ इलीगल नहीं है, घर तो तुम्हारे नाम हो जाएगा, लेकिन बाद में पछताना मत। मैंने कहा, पछताऊंगा क्यों जी, घर खरीदने में पछतावा कैसा। उस आदमी ने कहा, वो घर भूतिया है, जो भी उसे खरीदता है जल्द से जल्द बेच देता है और जितने लोग उसे खरीदते हैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। भूतिया घर को नहीं खरीदना चाहिए। हम कितनी बार मना कर चुके हैं, लेकिन लोग कम कीमत देखकर भागे भागे आते हैं। ज्यादा लोगों को हम समझा देते हैं, तुम्हें भी समझा रहे हैं, रजिस्ट्री मत करवाओ, अभी अपना हाथ पीछे खींच लो, रकम तुम्हारे अकाउंट में पहुंचाने का काम हम करवा देंगे, छोड़ दो इस घर को। मुझे उस आदमी पर शक होने लगा। मैं $60,000 में इस घर को छोड़ दूंगा, बोली तो लग चुकी है। वो आदमी आगे आकर खुद $60,000 में इस घर को खरीद लेगा। मैंने कहा, जी नहीं, मेरे पास ज्यादा डॉलर पड़े हैं, घर पड़ा रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उस आदमी ने मुझे समझाने की कोशिश की। वो ज्यादा जिद कर रहा था तो मुझे उस पर शक होने लगा और मैंने कहा, जी देखिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। ये रजिस्ट्री मेरे नाम पर हो जानी चाहिए, जल्द से जल्द, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसने मेरी तरफ घूरते हुए ये काम पूरा किया। सारे पेपर्स मेरे हाथ में थे, वो घर मेरे नाम हो चुका था और वहीं चाबी भी थी उस घर की। मैं एक बार उस घर के पुराने ओनर से मिलना चाहता था, लेकिन वो लोग कहने लगे, यहां जब भी कोई घर खरीदने के लिए आता है ना, पिछला ओनर यहां नहीं आता उससे मिलने के लिए, चाबी यहां तक पहुंचा दी जाती है और सारे पेपर्स भी पहले ही यहां पर पहुंचे हुए होते हैं। देखते हैं तुम उस घर को कितने समय तक अपने नाम रख पाते हो। ये बात सुनने के बाद मुझे उन लोगों पर शक होने लगा। हैं ऐसे लोग जो जानबूझकर कुछ घरों को भूतिया साबित करना चाहते हैं ताकि वो उन घरों को खरीद सकें। कोई और जब उन घरों को खरीदेगा ही नहीं, वो सस्ते में खरीदेंगे। $60,000 ऐसे ही नहीं हो गए हैं उस घर की कीमत के। इन लोगों का हाथ होगा इसमें। कोई बात नहीं, मैं तो उस घर में ही रहूंगा, एक बार देख तो लूं। गाड़ी निकाली मैंने, बहुत खुश था मैं। गाड़ी लेकर उस घर तक पहुंचा। शहर से थोड़ा ही बाहर घर था, जंगली इलाके में, सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर। रास्ता पक्का बना हुआ। जब उस घर के आगे वाली 4 दीवारी के गेट के पास गाड़ी लगाकर घर को देख रहा था मैं, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अरे यार, तस्वीर में तो घर छोटा लग रहा था, ये तो बहुत बड़ा घर है, ये तो महल लगता है। इतना बड़ा घर, ये तो $6,00,000 का भी नहीं, कम से कम $2 मिलियन का होगा। मुझे 60,000 में मिल गया, ये तो जादू हो गया। घर के अंदर जाने के बाद मैंने देखा घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन मेरे काम का सामान जरूर था। बेड लगा हुआ था, किचन में बर्तन मौजूद थे,
और ज्यादा चीजों की मुझे जरूरत भी नहीं थी। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जो यहां पहले रहा होगा उसने भी कोई खास सामान नहीं रखा। यहां ज्यादा सामान के निशान बने ही नहीं हुए थे। घर खाली खाली सा लग रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिस घर में रहता है धीरे धीरे उसे भरता रहता है। मैं भी धीरे धीरे सामान खरीदूंगा और यहां इस घर को एक सुंदर घर की तरह बना दूंगा। चलते चलते एक एक कमरे को देखा मैंने। सभी के सभी कमरे खाली ही थे। इस घर में लगभग 11 कमरे थे। $60,000 में 11 कमरे मिले। हैरानीजनक बात थी। जब मैं किचन में पहुंचा, किचन में एक एनवेलप पड़ी थी। उसके ऊपर लिखा था, जिसने इस घर को खरीदा है ये उसके लिए तोहफा। मुझे खुशी हुई, यानी इस घर का पुराना मालिक मेरे लिए एक तोहफा छोड़कर गया है। देखता हूं आखिर वो मुझे कैसा तोहफा देना चाहता था। मैंने उस एनवेलप को खोला। उसके अंदर एक डायरी थी और उस डायरी के ऊपर लिखा हुआ था, अगर इस घर में रहना है तो इन 13 नियमों का पालन करना होगा। मैं सोच में पड़ा हुआ, अरे घर में रहने के नियम? मैंने इस घर को खरीदा है, किराए पर नहीं लिया है। मैं नियमों का पालन क्यों करूंगा? लेकिन चलो, घर का पुराना मालिक मेरे लिए कुछ छोड़कर गया है, कम से कम मुझे इस डायरी को पढ़ना जरूर चाहिए। वैसे भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, दोपहर का समय है। सामान यहाँ बाद में भिजवा दूंगा मैं। वैसे भी यहाँ रहा जा सकता है अगर मैं खाने का इंतजाम बाहर से कर लूं। फिर उस डायरी को बेडरूम में लेकर गया मैं। बेड पर बड़े आराम से लेटकर उस डायरी को पढ़ने लगा था। सच में उसमें 13 नियम थे। 13 नियम अगर इस घर में रहना है। लेकिन नियमों का पालन क्यों करना? वैसे भी हर घर में जो रहता है नियम वो बनाता है ना। देखूं तो सही ये नियम क्या है। मैंने पहला नियम पढ़ा, जब भी इस घर के अंदर आना तो इजाजत लेकर आना। जब भी इस घर से बाहर जाना तो घर की इजाजत लेकर जाना। बस पूछना है, समझो इजाजत लेने का यही तरीका है। मैं सोचने में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? आखिर घर की इजाजत कौन लेता है? घर जिंदा थोड़े ना होता है। लेकिन हो सकता है इस इलाके में सभी लोग ऐसा करते हों। हर गांव, हर कस्बे के अलग नियम होते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। फिर मैं बाकी के नियम पढ़ना चाहता था। जो टूटा हुआ नहीं है उसे बेवजह ठीक करने की कोशिश मत करना। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना। ये नियम पढ़ने के बाद भी मैं सोच में पड़ गया, ये कैसे नियम है? अगर कुछ खराब है ही नहीं तो मैं ठीक क्यों करूंगा? लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई चीज गलत जगह पर है तो उसे सही जगह पर तो रखना चाहिए। अगर मुझे लगता है कुछ खराब होने वाला है और मैं कुछ अच्छा खरीद कर उसकी जगह लगा सकता हूं तो ऐसा तो मैं करूंगा। यह नियम तो मैं मानने वाला नहीं। उसके बाद अगला नियम था, रात के 12 बजे के बाद सुबह के 6 बजे से पहले बेसमेंट में नहीं जाना है, चाहे जो हो जाए। ये 6 घंटों में बेसमेंट में नहीं जाना है। ये नियम पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि मेरे साथ किसी तरह का कोई मजाक किया गया है। मैं बाकी के सभी नियम नहीं पढ़ने वाला, बेहुदा से नियम है। तो मैंने उस डायरी को बेड पर ही रख दिया और उसके बाद बेड पर लेटा लेटा मैं छत को देख रहा था। छत पर थोड़ी थोड़ी सीलन आई हुई थी, ज्यादा नहीं थी। इसे ठीक बाद में करवाऊंगा। वैसे कमरा तो काफी ज्यादा बड़ा है, किसी रईस का घर लगता है। और कौन मानेगा कि मैंने इस घर को $60,000 में खरीदा है? मैं मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे समय कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। पहले तो मैं बेड पर लेटा रहा, कभी मैं बाहर जाता पीछे वाले उन पेड़ों को देखने के लिए कि इस 4 दीवारी में एक गार्डन भी है। इसकी रिपेयर भी करवाऊंगा। वैसे भी सस्ते में घर मिला है तो काफी जमा पूंजी है मेरे पास, जिसका सही से इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। ऐसा करते करते शाम का वक्त हो गया और फिर मुझे लगा अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। जिस किराए के घर में मैं रहता हूं वहां से ऑफिस जाने में आसानी होगी। बाकी 1-2 दिन यहां पर कुछ काम करवाऊंगा, उसके बाद यहां रहना शुरू कर दूंगा। जब मैं
गाड़ी लेकर जाने वाला था। मैंने घर से इजाजत नहीं ली, जैसा कि नियमों के अनुसार बताया गया था। जब मैं घर से बाहर निकला था, दरवाजे को बंद करना चाहता था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दरवाजा धड़ाम करके बंद हुआ था। इससे मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां कोई नहीं था। ये शायद हवा की झोंके के कारण हुआ था, लेकिन मैं तो काफी ज्यादा डर गया। घर भूतिया तो नहीं हो सकता, ये झूठी बातें होती हैं, लेकिन इतनी तेज हवा का झोंका तो आया ही नहीं। दरवाजा ऐसे कैसे बंद हो गया? फिर मैंने दरवाजे को अच्छे से चेक किया, गाड़ी में बैठा और फिर अपने किराए वाले उस घर में आ गया। 2 दिनों तक मैंने सामान उस घर में भिजवाया और तीसरे दिन अब रहने के लिए मैं इस घर में आ चुका था। शाम का वक्त था, ऑफिस से छुट्टी मिल चुकी थी और आगे 2 दिनों तक मैं काम पर बिल्कुल नहीं जाने वाला था। मैंने ऑफिस में कह दिया था कि अब मैंने ज्यादा काम किया है, 2 दिनों की मैं छुट्टियां लूंगा, क्योंकि मुझे घर को सजाना है, संवारना है। शाम का वक्त था, बेड पर बैठा हुआ था मैं और सोच रहा था सबसे पहले बेडरूम को सेट करता हूं। बेड पर लेटा हुआ मैं सोच रहा था कि ये कमरा सबसे पहले मैं तैयार करूंगा, लेकिन शुरुआत पहले फर्श से करनी होगी। फर्श पर काफी ज्यादा मिट्टी है ना, तो ऐसा करता हूं, इसे साफ करता हूं। वैसे पूरे घर की सफाई में तो ज्यादा समय लग जाएगा और मैंने अपना सारा सामान यहां पर रखवा दिया है, उसे भी खोलना है, अच्छे से टिकाना है। वक्त 8 बजे का होगा। कमरा पूरी तरह से मैंने साफ कर दिया था और उसके बाद जैसे हर एक लाइट ब्लिंक कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ हो, लेकिन पूरी लाइट एक बार में बंद होकर एक बार में चलनी चाहिए ना। सभी लाइट्स अलग अलग तरीके से ब्लिंक कर रही थी। एक बार के लिए मैं देखता रह गया। काफी खौफनाक मंजर था, लेकिन ये 2 से 3 सेकंड के लिए हुआ और उसके बाद सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया। थोड़ा सा जरूर डरा था मैं, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। वक्त होगा 10 बजे का, जब घर में पूरी तरह से शांति थी। बाहर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। 1 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे था। अब हाईवे से कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही, तो पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। मुझे रेडियो की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई चैनल तो नहीं चल रहा हो, लेकिन फिर भी वो नॉइस जैसे रेडियो से आती है। मैं जब कमरे से बाहर निकला, मुझे महसूस हुआ ये आवाज ऊपर से आ रही है। ऐसा तो नहीं ऊपर कोई रेडियो है जो अपने आप चल पड़ा हो। देख कर आता हूं, आवाज तो काफी ज्यादा कम है। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर जब मैं ऊपर पहुंचा, अब मुझे हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही। ऐसा लग रहा आसपास से ही ये रेडियो की आवाज आ रही है। देखा मैंने हर कमरे में, साफ आवाज कहीं से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने महसूस किया 3 कमरे आपस में जुड़े हुए थे, उनके बीच थी एक दीवार। अब ये जो आवाज आ रही उस दीवार से आ रही। मैंने कान लगाकर दीवार के अंदर से आवाज सुननी चाहिए, थोड़ी थोड़ी साफ आवाज। यानी रेडियो दीवार के अंदर है, लेकिन ये लकड़ी की दीवार है। अब दीवार में कोई दरवाजा वगैरह तो कुछ नहीं है। माना दीवार मोटी है, लेकिन कोई छेद भी नजर नहीं आ रहा। अब ये रेडियो स्टैटिक की आवाज में बंद करूं तो कैसे करूं? दीवार को मैं तोड़ना नहीं चाहता था। कान लगाकर अच्छे से सुनना चाहा मैंने कि जो रेडियो है वो कहां पर होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। लेकिन कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा मैं दरवाजों को बंद कर देता हूं ताकि नीचे ज्यादा आवाज ना आए। मैं परेशान होना नहीं चाहता, लेकिन दिखाऊंगा किसी इलेक्ट्रीशियन को कि दीवार से ऐसी आवाज क्यों आ रही है। मैं बेडरूम में आ गया। हल्की हल्की वो आवाज आती जरूर रही, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई, तो मैं सो गया। अगली सुबह मैं बाजार गया कुछ सामान लेने के लिए। सामान लेकर मैं घर आ चुका था और दिन के वक्त मैं आराम करता रहा, सामान को टिकाता रहा। रात होते होते मैं काफी ज्यादा थक चुका था। अब और ज्यादा काम करने की हिम्मत नहीं थी। एक और छुट्टी बची थी और मैं उस छुट्टी में काम नहीं करना चाहता था, ज्यादा आराम ही करना चाहता था।
पीछे वाले उस हिस्से में देखूंगा कुछ फल वाले पेड़, कुछ सब्जियां जरूर लगाऊंगा। अपने हाथ से अपने घर में ऐसा कुछ लगाना एक अच्छा अनुभव देता है। वक्त होगा रात के 8 बजे का। थका हुआ था और अब थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा। घर अंदर से काफी ज्यादा गर्म था। हीटिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा था, इसी कारण मुझे पसीना आ रहा। तो मुझे लगा हीटिंग सिस्टम को थोड़ा कम कर देता हूँ और नहाता हूँ ताकि शरीर ठंडा हो। मैं नहीं चाहता था शरीर से पसीने की बदबू आती रहे। जब मैं नहाने के लिए गया, बाथरूम में 3 आईने लगे थे, बड़े बड़े वो 3 आईने। मैंने अभी शावर चलाया भी नहीं था, उन पर भाप जमने लगी। ये क्या, यहाँ इतनी नमी तो है नहीं, पानी तो मैंने चलाया नहीं, भाप इतनी जल्दी कैसे जम गई? आईनों को मैं साफ करना चाहता था। मैंने एक आईने को जब साफ किया, उसमें मुझे अपना चेहरा हंसता हुआ दिखा था, लेकिन वो एक झलक सी थी। ध्यान से देखा मैंने, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा, लेकिन मुझे उस झलक में अपने दांत भी नजर आए थे, जबकि मैंने तो मुंह को बंद करके रखा था। ऐसा लगा जैसे वो बातें कि ये घर भूतिया है मुझ पर हावी हो रही हैं और मेरा दिमाग बेवजह अलग अलग ख्याल बना रहा है, खुद ब खुद नई नई तस्वीरें गढ़ रहा है। नहाया मैं, उसके बाद बेड पर लेट गया, लेकिन अब मेरे दिमाग के सोचने की क्षमता जैसे बढ़ चुकी हो। शायद मैं घबराया हुआ था, इसीलिए मन में ज्यादा ख्याल आ रहे थे। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ चुकी थी। वक्त 9:30 बजे का होगा। तब खुरचने की आवाज आने लगी। ये खुरचने की आवाज किचन से आ रही थी। मुझे लगा कोई चूहा तो नहीं आ गया किचन में। अरे, मैंने बाहर ही सामान रखा है, चूहा सामान को कुतर ना दे। मुझे लगता है सामान को फ्रिज में रखना होगा या कहीं और सुरक्षित जगह पर रखना होगा। खुरचने की आवाज काफी ज्यादा आ चुकी थी। उसके बाद वो आवाज बंद हो गई। देखने के लिए जब मैं किचन में गया, मैंने देखा ये चूहा किस तरफ होगा, क्योंकि कुतरने की खुरचने की आवाज तो चूहा ही कर रहा होगा ना। वहां कटिंग बोर्ड पड़ा था, लकड़ी का भूरे रंग का कटिंग बोर्ड। खुरचने की आवाज उससे आई थी, लेकिन ऐसा काम किसी चूहे का तो हो ही नहीं सकता। उस कटिंग बोर्ड पर खुरच खुरच कर एक आदमी का चेहरा बनाया गया था। 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, सर का पूरा आकार। एक पल के लिए तो मैं घबरा गया, डर गया, सोच में पड़ गया था। ये क्या, ये किसी चूहे का काम नहीं है। मैंने उस कटिंग बोर्ड को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अब मुझे खुद पर शक होने लगा। ये पहले से किसी ने बनाया था। मैंने इस कटिंग बोर्ड को पहले अच्छे से देखा ही नहीं, लेकिन जो खुरचने की आवाज आई थी, क्या वो इस कटिंग बोर्ड से आई होगी? अरे, अगर किसी ने खुरच कर ये चेहरा बनाया तो आसपास लकड़ी होनी चाहिए। बुरादा तो नहीं पड़ा था। शायद ये पहले से बना हुआ था। मैं बेवजह डर गया। मुझे लग रहा था कि यह घर भूतिया है, लेकिन मैं अब तक मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन मैंने यही काम किया। इस घर के इतिहास की जानकारी को ढूंढना शुरू किया। पता तो करूं इस घर का इतिहास है क्या। मैंने जितनी जानकारी निकाली, ऐसा लग रहा था वो जानकारी बहुत कम है। इस घर को कई लोगों ने खरीदा। घर को बेचकर वो लोग कहां गए उसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया था, लेकिन एक बरो फैमिली, 4 लोग थे, इस घर में रह रहे थे, लेकिन वो गायब हो गए। वो कहीं भागे नहीं, घर छोड़कर नहीं गए, गायब हो गए। और उनके रिश्तेदारों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी। इस घटना को घटे कई दशक हो चुके हैं, लेकिन अब तक बरो फैमिली को ढूंढा नहीं जा सका है। दिन के वक्त मैं हैरान और परेशान था। ये इस घर से जुड़ा एक हादसा है, और कहते हैं जहां कहीं ऐसे हादसे हुए होते हैं ना, वहां वो घर मनूस हो जाते हैं, लेकिन वो गायब हुए हैं। कोई दुर्घटना थोड़ी ना हुई थी। मुझे लगता है घर छोड़कर वो भाग गए होंगे। शायद उन पर कोई कर्ज होगा, और ऐसे कर्ज से बचने के लिए अमीर लोग भागने में समझदारी समझते हैं। रात के वक्त बाहर जैसे हवा का झोंका आता, पेड़ों की पत्तियों से सीटी की आवाज या ऐसी हल्की फुल्की आवाज आती रहती है, लेकिन जब कोई शब्द आपने बार बार सुना हो,
ऐसा लगता है वो पत्तियों से वही शब्द दोहराया जा रहा है, भरो भरो भरो। वो शब्द बार बार मेरे कान में पड़ रहा था। मैंने खिड़कियों को अच्छे से बंद किया, पर्दे लगाए, दरवाजा लगा दिया। उसके बावजूद वो आवाज मेरे कान में पड़ती जा रही थी। मैं इसे भी कोई भूतिया घटना नहीं कह सकता था, लेकिन मुझे इतना जरूर लग रहा था, या तो मैं बहुत ज्यादा नकारात्मक हो चुका हूं, या इस घर में नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा है। मुझे इस घर के बारे में जानकारी तो जुटानी चाहिए, लेकिन ये घर भी ऐसे इलाके में बना है, आसपास कोई पड़ोसी तक नहीं है। वैसे ही मैंने पास में पड़ी वो डायरी को उठाया और उसके बाद मुझे लगा चलो नियम ही पढ़ता हूँ, क्या बताया गया है इस घर के बारे में। अब इसके पहले मालिक ने नियम लिखे हैं, इसका कोई तो कारण हो सकता है। चौथा नियम पढ़ा मैंने, उसमें बताया गया था अगर इस घर में किसी का नाम बार बार पुकारा जाए, बार बार पुकारा जाए, तो इस घर को जल्द से जल्द छोड़ दो। मैं इस नियम को पढ़कर एक बार के लिए डरा और उसके बाद हंसने लगा। अरे ये कैसा संयोग है, रात को मुझे भी लगा था जैसे आवाज बार बार पुकारी जा रही है, बार बार कोई शब्द बोल रहा है। लेकिन अगर मैं भी वो शब्द बोलूं तो। हवा का झोंका आया, खिड़की खुली और ऐसा लगा किसी ने कहा था कोशिश करो। ये बिल्कुल साफ आवाज थी, लेकिन इसे भ्रम भी कहा जा सकता है, क्योंकि खिड़की खुलने की आवाज, पर्दे के पास पड़ी उस चीज के गिरने की आवाज और बाहर पत्तियों की आवाज, बहुत सारी आवाजें थी और मुझे महसूस हुआ किसी ने कहा कोशिश करके देखो। तो मैं घबराया। मैंने खिड़की को बंद किया और उस डायरी को वहीं टेबल के पास रख दिया। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो चुका था। अगले दिन मैं काम पर गया और काम पर मैंने उस घर के बारे में अपने कुछ साथियों को बताया। उस घर के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता था, क्योंकि सभी शहर में रहना पसंद करते थे और शहर से बाहर जितने गांव हैं, जितने कस्बे हैं, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो कह रहे थे तुम शहर से बाहर रहना पसंद क्यों करते हो। मैंने कहा मुझे अकेलापन पसंद है, मुझे शहर पसंद नहीं। उन्होंने कहा कभी कभी भीड़ का हिस्सा बनकर हम सुरक्षित रहते हैं, अकेलेपन में खतरा बढ़ जाता है। पहली बार मुझे उन लोगों के ये शब्द सही लगे थे। उस घर में मैं अकेला रहता हूं, कहीं इसी कारण मुझे ज्यादा डर तो नहीं लगता। अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए मुझे लगा एक कुत्ते को अडॉप्ट कर लेता हूं। कुत्ता मेरे साथ इस घर में रहेगा तो ठीक रहेगा, खाना सुबह सुबह ज्यादा डाल दिया करूंगा और वैसे भी इससे अकेलेपन का मजा भी होगा, सुरक्षा भी रहेगी। मैं दोपहर के वक्त ही एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को गोद लेकर यहां घर में लाना चाहता था। यह 3 साल का कुत्ता था, बड़ा समझदार। मैं जैसे जैसे उसे इशारा करता वो वैसा वैसा करता। वहां पर मैंने उसे खाना खिलाया था और कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। आप उन्हें एक बार खाना खिलाओ, वो आपको कभी दगा नहीं देंगे जिंदगी भर। जब गाड़ी से वो कुत्ता उतरा था, इतना बड़ा इलाका देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश था, इधर उधर भाग रहा था। मैंने उस कुत्ते का नाम रखा था जैकी। घर का दरवाजा खोलकर मैंने इशारा करके कहा, जैकी इधर, खाना इधर रखा है, खाना मिलेगा। वो भागा भागा आया, लेकिन दरवाजे के पास आकर रुक गया। वो दरवाजे से अंदर की तरफ भौंक रहा था, बहुत जोर जोर से भौंक रहा। मैंने खींचकर घर के अंदर लाने की उसे कोशिश की, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आना चाहता था। वो भौंकता रहा और ऐसा लग रहा था किसी चीज से वो बहुत ज्यादा डर रहा है। फिर गुर्राने लगा। उसने मेरी पैंट को पकड़ा और मुझे बाहर की तरफ खींचने लगा। तब मुझे भी घबराहट हुई, लेकिन मैं खींचकर उसे घर के अंदर लाना चाहता था। वो गुर्राता गया, भौंकता गया और उसके बाद वो भागा। गेट से बाहर जंगली इलाके की तरफ वो भाग निकला। कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ, कुछ ना कुछ तो उसने देखा जिससे वो इतना ज्यादा डर गया कि जंगल की तरफ भागा। मैं उसके पीछे गया था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो जंगल में कहाँ गया मुझे नहीं पता और मैंने
डॉग हाउस पर फोन करके बात की थी कि वो कुत्ता तो भाग निकला। उन्होंने कहा जी वो तो बहुत वफादार था, यहां पर भी कभी उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि वो कभी भी यहां से भागकर दूर गया ही नहीं। कुछ तो वहां पर हुआ होगा ना जिससे वो डर कर भाग गया। मैंने उन्हें नहीं बताया कि जिस घर में मैं रहता हूं उसे भूतिया कहा जाता है। उस रात मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे उस कुत्ते की काफी ज्यादा याद आ रही थी। एक बार ही खाना खिलाया था मैंने उसे, लेकिन मैं उसे अपना मान चुका था। वो वापिस आया ही नहीं। रात के वक्त मुझे एक ऐसा भयानक सपना आया जो दिन के वक्त भी मुझे डरा रहा था। रात को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन सपने में यही घर था और मैंने इस घर में हर चीज को उल्टा देखा। जमीन पर पंखा लगा हुआ था, छत पर टेबल और कुर्सियां, सब कुछ उल्टा, जैसे गुरुत्वाकर्षण पलट गया हो। और सपने में तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। सपने में तो मैं कह रहा था हाँ ये घर भूतिया है, हाँ मुझे भाग जाना चाहिए। लेकिन जब सुबह मेरी नींद खुली, मैं पसीने से तरबतर था, भीगा हुआ था, लेकिन मुझे महसूस हुआ वो सिर्फ एक सपना था। इसके बाद जब बाहर मैं हॉल में गया था, मैंने जमीन पर मिट्टी देखी। बाहर खिड़की खुली होगी तो मिट्टी आ गई। मिट्टी पर पंखे का निशान बना हुआ, फर्श पर। मैं जब छत की तरफ देख रहा, छत पर भी मिट्टी के कई निशान थे, लेकिन छत पर तो मिट्टी नहीं होती। मिट्टी तो नीचे की तरफ बैठती है ना। कभी किसी के घर पर छत पर मिट्टी चिपकी देखी है? मैंने भी कभी नहीं देखी, लेकिन यहां ऐसा था जैसे मिट्टी को फेंका गया हो छत पर, और कई निशान बने थे। एक निशान तो कुर्सी रखने का निशान लग रहा। ये देखकर मैं घबराने लगा, लेकिन इस बात को मैं समझ ही नहीं पा रहा। और अब तक मुझे लगने लगा था जितना ज्यादा मैं डरता जा रहा हूं, यह घर उतना मुझ पर हावी होता जा रहा है। और घर में रहने के जितने नियम थे, मैं किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा था। नियम वो होते हैं जो मालिक बनाता है, और इस घर का मालिक मैं हूं। लेकिन पहले से ही जो नियम है मैं उनका पालन क्यों करूं? रात के वक्त मैं फिर से बेडरूम में था। टक टक की आवाज आने लगी। ये कुछ हिलने की आवाज थी, बिल्कुल एक जैसी आवाज। मैं इस आवाज को जानना चाहता था कि ये आवाज कहां से आ रही है। मैंने आवाज का पीछा किया। ये आवाज एटिक से आ रही थी। एटिक यानी विदेशी घरों की वो छत जिसमें पुराना सामान रखा जाता है। सीढ़ी लगी थी। मैं सीढ़ी से चढ़कर ऊपर गया। कुछ तो है जो हिल रहा है, टक टक कर रहा है। एटिक में जब मैंने टॉर्च की रोशनी की थी, सामने बच्चों वाला वो घोड़ा था जिस पर बच्चे बैठते हैं और वो घोड़ा हिलता रहता है ना, वो हिल रहा था। इसीलिए जब वो पीछे की तरफ जाता तो टक की आवाज करता, आगे की तरफ जाता तो टक की आवाज करता। लेकिन एटिक में हवा आ ही नहीं सकती थी। एटिक में पूरी तरह से शांति थी। हवा आने जाने के लिए एक छेद तक नहीं था। तो उसे हिलाया किसने? वो घोड़ा अपने आप हिल रहा, और अचानक टक, वो थम गया। ऐसे थमा जैसे किसी ने पकड़कर उसे रोका हो। मुझे वहां दिखा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया कि सीढ़ियों से नीचे गिरा। ज्यादा सीढ़ियां नहीं थी, 7 सीढ़ियां। मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मैंने एटिक का दरवाजा बंद कर दिया। मैं घबरा गया और भागकर मैं बेडरूम में आया और बेडरूम का दरवाजा लगा दिया। अब मैं शक्की हो गया था और मुझे भी लगने लगा था, हो सकता है यह घर सच में भूतिया हो। जैसी जैसी यहां पर घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कुछ तो है यहां पर। अब उस डायरी को पढ़ना चाहिए, नियमों का पालन मुझे करना चाहिए। देखते हैं उससे क्या होता है। मैं उस डायरी को पकड़े हुए एक एक करके वो नियम पढ़ता जा रहा था। बड़े अजीबोगरीब नियम थे, और हर एक नियम ऐसा ही था जैसे ये घर सच में भूतिया हो। और अगर मैं इन नियमों का पालन करूंगा तो मैं इस घर में सुरक्षित रहूंगा। जैसे पहला नियम,
कि इस घर से बाहर जाते वक्त इजाज़त लेना, घर के अंदर आते वक्त इजाज़त लेना, कुछ भी टूटा फूटा हो तो उसे ठीक नहीं करना जब तक वो बहुत बुरी हालत में ना हो। मैंने तो कई चीज़ें बदली थी, लेकिन अब मैं वैसा नहीं करने वाला था। चौथा नियम था, अगर आईने पर भाप जमती है तो आईने को साफ नहीं करना है, वो भाप अपने आप चली जाएगी। मैंने ये नियम भी तोड़ा था। एटिक में अगर कोई आवाज आती है तो वहां नहीं जाना है, ये नियम भी मैंने तोड़ा था। अगर किसी का नाम पुकारा जाता है तो जवाब नहीं देना है, ये नियम भी मैंने तोड़ा था। एक नियम था कि इस घर के बारे में इंसानों से ज्यादा जानवर जानते हैं, और मुझे जैकी के बारे में याद आने लगा। तभी तो वो घर के अंदर आना नहीं चाहता था। ये क्या है? कैसे नियम है ये? अगला नियम था, अगर इस घर में कोई सपना आता है तो उस सपने को कभी भी झूठ मत समझना। अगला नियम था कि ये घर सब कुछ सुनता है, कुछ भी बोलने से पहले 50 बार सोचना। एक एक करके वो नियम मैं पढ़ता जा रहा और मेरी सांसें रुकती जा रही। हे भगवान, ये कोई संयोग हो सकता है? यहां पर जो जो हुआ उसके बारे में पहले से इस डायरी में नियम लिखे गए थे, लेकिन मैंने किसी नियम को नहीं माना। अब क्या? लेकिन नहीं, ये नियम डराने के लिए है। अगर ये घर भूतिया भी है, अब से मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगा। वैसे भी मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता। जब तक मैं इस घर के बारे में कुछ कर नहीं लेता ना, मैं इस घर में ही रहूंगा और ये जो भूतिया घटनाएं हैं इन्हें समझने की कोशिश करूंगा। हर चीज को ठीक किया जा सकता है। मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। अगर कोई जगह भूतिया है तो आप बात कैसे कर सकते हैं? जो जिस घर में रहता है, चाहे वो इंसान हो या भूत हो, वो बात करना चाहता है। अब तक मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था, और वो जो गैजेट्स थे वो ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, तो ये काम मैं रात के वक्त कर सकता हूँ। रिकॉर्डर लेना है, उसे रखना है, सवाल पूछना है। वैसे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन बाद में रिकॉर्डर में जब हम सुनते हैं तो कहते हैं भूत जवाब दिए होते हैं। आवाज़ को थोड़ा बढ़ा दो, कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आता है। मैंने रात के वक्त ऐसा किया, रिकॉर्डर लगा दिया और मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? क्या तुम चाहते हो मैं इस घर में रहूं? क्या तुम चाहते हो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं? मुझे जवाब दो। मैंने जब वो टेप रिकॉर्डर चलाया, एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया था। पूरी तरह से शांति। मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैंने फिर से सवाल पूछा, तुम क्या चाहते हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। मैंने जब टेप रिकॉर्डर चलाया, ये एक फुसफुसाहट थी, लेकिन शब्द साफ थे। रूल नंबर 13। इसका क्या मतलब? रूल नंबर 13? मैंने सारे रूल तो पढ़े नहीं। हाँ, मैंने 10-11 रूल पढ़े। मैं भागा बेडरूम की तरफ। मैंने डायरी को खोला, एक एक करके सारे रूल मैं देख रहा था। 10, 11, 12। रूल नंबर 13 ब्लैंक। कुछ नहीं था। जैसे जो लिखा गया था वो सफेद पेंट से मिटा दिया गया था। क्या मतलब इसका? रूल नंबर 13। मैंने टेप रिकॉर्डर लगाया और उसके बाद पूछा, रूल नंबर 13 क्या है? बताओ मुझे। और बार बार उसमें फुसफुसाहट आ रही थी। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13। उसके बाद मैंने टेप रिकॉर्डर को बंद कर दिया, सर को पकड़ा और मैं सोचने में लग गया। ये क्या? रूल नंबर 13 तो डायरी में नहीं है। इसका मालिक कौन था पहले? अगले दिन मैंने यही काम किया। इस घर का जो मालिक था उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की मैंने, लेकिन इस घर के मालिक की कोई जानकारी मैं जुटा नहीं पाया। रजिस्ट्री ऑफिस में जितने भी प्रूफ थे वो किसी अनजान को दे नहीं सकते थे। इसीलिए ना तो यहां कोई पड़ोसी, ना किसी से मैं पूछ सकता था। मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी और मेरा पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया।
और अंत में फिर से मुझे इसी घर के अंदर आना पड़ा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। 10 बजे मैं सोया हुआ था। बेड हिलने के कारण मैं उठा और बेडरूम का वो बेड इतनी जोर से हिला था, मैं क्या ही बताऊं। मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने महसूस किया वो बेड जमीन से 2 फुट ऊपर उठा हुआ था। धड़ाम करके वो बेड जमीन पर गिरा। मैं उठा। उसके बाद मुझे लगा एक घर पे तो साफ साफ घटनाएं होना शुरू हो गई हैं। मुझे घर में नहीं रहना चाहिए। जैसे ही मैंने अपने चेहरे के ऊपर एक कागज का टुकड़ा टकराता हुआ महसूस किया। छत पर कई पन्ने चिपके हुए थे जो एक एक करके नीचे गिरने लगे। मैंने उस पन्ने को पकड़ा। हर एक पन्ना एक जैसा और उसके ऊपर बड़ी भद्दी बेहुदी लिखावट में लिखा था रूल नंबर 13 और नीचे शब्द भी लिखे हुए थे। किसी ने ये सब लिखकर छत पर चिपकाया था और अब हर एक पन्ना अपने आप गिरने लगा था जैसे पन्नों की बारिश हो रही हो। और उस पन्ने पर रूल नंबर 13 था, अब तुम घर के अंदर नहीं, घर तुम्हारे अंदर है। मैं डर गया था। इसका क्या मतलब है? मैं घर में नहीं हूं, घर मेरे अंदर है। क्या मतलब इसका? मैंने उन पन्नों को एक तरफ हटाया। उसके बाद मैं अब सीधे सीधे घर से बाहर भागना चाहता था। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला। मैं हॉल में नहीं पहुंचा बल्कि मैं बाथरूम में पहुंच गया। ये कैसे? बाथरूम में कैसे? फिर मैंने दरवाजे को बंद किया। बाथरूम का दरवाजा तो उस तरफ है, इस दरवाजे से तो हॉल में जाया जाता है। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो साथ वाले कमरे का दरवाजा खुल चुका था। इस तरफ कमरा कब से आ गया? ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो। मैंने अपनी चूंटी काट के देखी। दर्द हुआ, काफी ज्यादा दर्द हुआ। फिर मुझे लगा ये सपना नहीं है, ये घर भूतिया है। इससे पहले कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाए मुझे इस घर से बाहर भागना चाहिए। मैं उस दरवाजे को खोलकर उस कमरे में गया। आगे वाला दूसरा दरवाजा खोला। मैं बाथरूम में था और किसी भी बाथरूम में कोई और दरवाजा नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है। लेकिन इस बाथरूम में 2 दरवाजे थे। टॉयलेट सीट के पीछे दरवाजा कब से आ गया? मैंने उस दरवाजे को खोला। मैं दूसरे कमरे में था। मैं एक एक करके वो दरवाजे खोलता गया। कभी तो मैं हॉल में पहुंचूंगा और तब घर से बाहर निकल जाऊंगा। कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस घर में। लेकिन मैं एक एक करके दरवाजे खोलता चला गया। लेकिन मैं अलग अलग कमरों में पहुंचता चला गया। हॉल में मैं पहुंचा ही नहीं। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ऐसा लग रहा था मैं एक जंजाल में फंस चुका हूं और इससे निकलने का कोई अलग तरीका है। कोई साधारण तरीके से तो ये हो नहीं सकता। क्या करूं मैं, क्या करूं? भौंचक्का था मैं। दिमाग मेरा हिल चुका था। मैं रहस्य की ऐसी गहराई में खो चुका था जहां से बाहर निकलने में बहुत परेशानी होने वाली थी। और फिर मैंने महसूस किया मैं दरवाजे को जब बंद करता हूं, दोबारा उसी दरवाजे को खोलता हूं तो सामने वाला वो कमरा बदला हुआ होता है। बार बार दरवाजा खोलने पर कभी बाथरूम, कभी किचन, कभी कोई और कमरा। ऐसे मैं करता गया। अपने आप घर की लेआउट चेंज हो रही थी और एक बार तो मुझे सामने वाले कमरे में छत के ऊपर कुर्सियां, पंखा जमीन पर लगा हुआ दिखा, जैसे सब कुछ उल्टा हो गया हो। उसके बाद तो मेरे उस कमरे के बेड को मैंने ऊपर उड़ते हुए देखा, जैसे गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो गया। लेकिन मैं तो फर्श पर ही था, मैं ऊपर नहीं गया। हर एक सामान छत पर जाकर चिपक चुका था और ऊपर वाला सामान नीचे की तरफ गिरा, जैसे पंखा अपने आप जमीन में गड़ गया। ऐसा दृश्य जो मुझे अचंभित कर रहा था और मेरे पास यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो मैंने खिड़कियां ढूंढी। खिड़की तोड़कर मैं बाहर जा सकता हूं, मुझे पता था। लेकिन जब मैंने बाहर देखा, ऊपर की तरफ जमीन थी, नीचे आसमान था। असंभव,
ये तो असंभव है। अगर मैंने खिड़की से बाहर पैर रखा, मैं आसमान में उड़ तो नहीं जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि नीचे आसमान है, जमीन ऊपर है। हिम्मत टूट रही थी खिड़की खोलने की। जब मैंने खिड़की खोलकर अपनी जेब से कुछ बाहर की तरफ फेंका, वो आसमान की तरफ चला गया। तब मुझे लगा खिड़की मैं खोल तो लूंगा, लेकिन बाहर निकलकर फायदा क्या होगा? मैं तो आसमान में चला जाऊंगा। और फिर उसके बाद अगर मैं जमीन पर गिरा, बहुत जोर से गिरूंगा, तब मेरा बचना असंभव होगा। क्या है ये घर? ये क्या दिखा रहा है मुझे? मैं जितनी भी कोशिश करना चाहता था इस घर से बाहर निकलने की, सब कोशिशें नाकाम होती जा रही थीं। जब मैं थक गया और घंटों बीत गए, ना तो रात खत्म हो रही थी और ना ही मैं यहां से निकल पा रहा था। अंत में आप क्या करेंगे? हार माननी पड़ती है। भूखा था मैं, प्यासा था मैं, कुछ नहीं था। सारा खाने का सामान और पीने का पानी किचन में, और किचन तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा। बार बार दरवाजा खोलता तो किसी और कमरे में। यहां से बाहर निकलना मेरे लिए असंभव हो चुका था। तो बेड पर बैठकर हाथ जोड़कर मैंने माफी मांगी और कहा, इजाजत दो मुझे यहां से जाने की, इजाजत दो, मैं यहां से जाना चाहता हूं, हमेशा के लिए। दोबारा यहां वापस कभी नहीं आऊंगा, कोई नियम नहीं तोड़ूंगा, मुझे यहां से जाने दो। तब एक पन्ना मेरे चेहरे पर टकराया। छत पर ऐसे कागज के कई टुकड़े चिपके हुए थे जो बारिश की तरह नीचे गिरना शुरू हो गए। ये जो भी ताकत थी इसी तरह बात करती थी, बोलती नहीं थी, लिख कर बताती थी। और उस पन्ने पर लिखा था, एटिक में जाओ, वो बच्चों वाले घोड़े पर बैठो और उसे हिलाओ। मुझे लगा ये बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। चुपचाप मैंने वैसा ही किया। एहसास होता था कोई है आसपास। ये घर जिंदा है। घर भूतिया नहीं है, बल्कि घर ही जिंदा है। ये देखता है, ये सुनता है। शायद मुझे इजाजत मिल चुकी है बाहर निकलने की। जैसा ये कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं टिक पर गया, सीढ़ियां चढ़कर। सामने वही घोड़ा था। मैं वो लकड़ी के घोड़े के ऊपर बैठ गया और उसे हिलाने लगा। टक टक टक। और तब एक आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा हमारे परिवार में। जब मेरी नजर एटिक में दाएं बाएं पड़ी थी, ये एटिक लकड़ी से नहीं, हड्डियों से बनी थी। और ये शरीर की हड्डियां शरीर से अलग नहीं थी। ये शरीर थे, चेहरे, मुंह, आंखें, नाक। मुझे पूरा का पूरा घर साफ नजर आ रहा था। ये घर लकड़ी से नहीं बना, ये पत्थर से नहीं बना, ये सीमेंट से नहीं बना, ये इंसानों से बना है। हर एक दीवार इंसान की बनी है। पूरा का पूरा घर। हजारों लोग दफन हैं इस घर में, दीवारों में, छत में। मैं भी एक दीवार का हिस्सा बन चुका था, मांस का एक टुकड़ा जो बोल नहीं सकता था, घर का एक हिस्सा। और इस घर से आजाद होने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। जैसा कि 13वां नियम था। मैं इस घर में नहीं, ये घर मुझ में है। अब मैं ये कह सकता हूं, इंतजार करना होगा। ये आवाज थी हर तरफ से। हर एक कैदी यही कह रहा था, हम बात नहीं कर सकते, सीख लो जीना, अब कोई और आएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से भाग जाए, उसे डराना है ताकि वो भी इस घर का हिस्सा ना बन जाए। जैसे तुम्हें डराने की कोशिश की थी हमने, तुम नहीं माने, तुम इसी घर में रहे, गए नहीं इस घर से और हिस्सा बन गए इस घर का। मैं अब जान चुका हूं। और फिर से मेरे हाथ दीवार से निकले। हाथ में थी वो डायरी जिसे मैंने किचन के उस टेबल पर रख दिया।
मैं खिसक खिसक कर ऊपर या नीचे घर के किसी भी हिस्से तक जा सकता था। मैं भी घर का हिस्सा था, जैसे मैं घर में, घर मेरे अंदर। लेकिन कोई अनजान हमें देख नहीं सकता। हमें वो दीवारें समझेगा, हमें वो फर्श समझेगा या छत समझेगा। ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहा। पता नहीं कैसे घर का कुछ अंश इंसानी रूप में फिर से बोली लगाने पर मजबूर करता है और आ जाता है एक और मालिक इस घर को खरीदने के बाद। फिर से आया है कोई, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। कहीं ये आप तो नहीं, कहीं मैं जिस घर की बात कर रहा हूं वो आप ही का घर तो नहीं।